अच्छा, उन्होंने डॉक्टर का बोला होगा या आपसे पूछा होगा बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है? अरे मैं तो थोड़ा सा शॉक्ड हूँ बिकॉज मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना। अच्छा, ये फाइनल कब हुआ कि आपने एमबीबीएस ही करना है? ओ लेवल्स में ही? डॉक्टर लोगों से मतलब बड़ा करीब होता है, मतलब आप जो भी आपके पास हॉस्पिटल में आता है वो हर बंदा ही जो एमकैट से पहले वाला मंथ है, लास्ट मंथ या लास्ट जो वीक्स हैं, मतलब उस वक्त ये हो गया था कि बस अब बस हो गई। एमकैट मैंने शुरू किया था लास्ट ईयर नवंबर में, आई गेस, जब मैंने आईपी ग्रेड ज्वाइन किया था। ये एक सवाल मेरा जो है वहाँ हर स्टूडेंट से होता है, क्योंकि अक्सर 7, 8 के अंदर स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि बेटा क्या बनोगे, तो उसके पास ऑप्शंस नहीं होते डॉक्टर इंजीनियर। सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड कि 160 अब आएगा, इतना तो मुझे था। आपको शक नहीं है एमडी कैट के स्कोर आने के बाद कि आपका एडमिशन जो है वो किसी भी तरीके से रह जाए, या कोई डाउट हो कि नहीं यार ये नहीं पड़ेंगी, क्योंकि आपके ए लेवल से ग्रेड मैटर करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते कि आप उसको एमकैट के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज आईबी ग्रेड्स का एक स्पेशल एपिसोड जो पॉडकास्ट का हमारा रेगुलर आप लोग देखते रहते हैं, तो इसके अंदर एक स्पेशल एपिसोड इसलिए क्योंकि इसमें आपके सामने एक सेलिब्रिटी हैं जो इस साल के एमडी कैट रिजल्ट के सेकंड पोजीशन होल्डर हैं। ये हमारे साथ मौजूद हैं और इन्होंने, क्योंकि अब इनका टाइम कीमती होना शुरू हो गया है, तो हमने बड़ी रिक्वेस्ट की थी इनसे कि भाई आज के दिन आप हमें टाइम दे दें ताकि आपकी जर्नी से और आपकी जो एक्सपीरियंस रहा उससे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा हो। तो बस मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, एक डेडिकेटेड और एक जो है वो बात मान के पढ़ने वाला बच्चा आज आपके सामने मौजूद है, जिसका नाम है फुज़ैल अशरफ, और जिन्होंने इस साल सिंध एमडी कैट में सेकंड पोजीशन हासिल की 174 आउट ऑफ 180 स्कोर करके। तो फुज़ैल कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। फुज़ैल कैसा लग रहा है आपको? सर काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि काफ़ी लंबी हमारी जर्नी थी एमकैट की, उससे पहले ए लेवल्स की, तो एक कंटिन्यूस जर्नी है, उसके बाद ब्रेक है, तो बहुत खुशी हो रही है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको याद है कि सबसे पहला सवाल आपसे फैमिली में या दोस्तों में या किसी भी इवेंट पर किसने किया था कि बेटा बड़े होके क्या बनोगे? सर इतना ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन शायद मेरे अपने पेरेंट्स ही हैं जो पहले से, मतलब उन्होंने बोला होगा डॉक्टर का, तो पेरेंट्स ही हैं। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर का बोला होगा या आपसे पूछा होगा बेटा आपको बड़े होके क्या बनना है, क्या बनना चाहते हैं आप? सर मेरा अपना इंटरेस्ट भी इसी में था, मेडिकल में शुरू से, क्योंकि अब मुझे एग्जैक्ट शुरू तो का तो नहीं याद कि उन्होंने पहले बोला या मैंने बोला, बट शुरू से यही माइंड था कि मेडिकल ही परसू करना है। ठीक है, ये एक सवाल मेरा जो है वो हर स्टूडेंट से होता है, क्योंकि अक्सर 7, 8 के अंदर स्टूडेंट से जब पूछा जाता है कि बेटा क्या बनोगे, तो उसके पास ऑप्शंस नहीं होते डॉक्टर इंजीनियर्स के अलावा। या अब कुछ लोगों में थोड़ा सा चीज़ आ रही है कि नहीं हम डिज़ाइनर बनेंगे, हम क्रिएटिव डिज़ाइनर होंगे, हम साइंटिस्ट बनेंगे, हम जो है वो एवियोनिक्स इंजीनियरिंग करेंगे, कुछ इस तरह के ऑप्शंस वो रखते हैं। तो आपका जर्नी इधर से स्टार्ट नहीं हुआ था, बल्कि आपके पेरेंट्स की ख्वाहिश थी कि आप क्या हों, आप मेडिसिन में जाएं और आप डॉक्टर बनें। तो कैसा फील हो रहा है आजकल पेरेंट्स को? पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा खुश हैं, और ज़ाहिर है मैं तो थोड़ा सा शॉक्ड हूँ, बिकॉज मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना आ गया, लेकिन पेरेंट्स कह रहे हैं कि हम लोग को तो पता था, तुम्हारी मेहनत इतनी थी, तो मुझसे ज़्यादा वो खुश हैं। इसी बात की मुझे भी खुशी है कि पेरेंट्स खुश हैं बस। अच्छा, ये फाइनल कब हुआ कि आपने एमबीबीएस ही करना है? ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में? ओ लेवल्स में फाइनल हो गया था, क्योंकि हमारे सेकेंडरी स्कूल के बाद हमें उसमें ऑप्शन दिया जाता है ओ लेवल्स में कि आपको प्री मेडिकल परसू करना है, प्री इंजीनियरिंग, तो वहाँ से प्री मेडिकल ही परसू किया था, तो उसे हमेशा वहीं प्री मेडिकल ही माइंड था। ठीक है, माशाल्लाह आपके ओ लेवल्स की ग्रेड्स भी मैंने देखे थे अच्छे हैं, ए लेवल्स की भी अच्छे हैं, तो इसमें आपको शक नहीं है एमडी कैट के स्कोर आने के बाद कि आपका एडमिशन जो है वो किसी भी तरीके से रह जाए, या कोई डाउट हो कि नहीं यार ये तो अभी ये एक और चीज़ रह गई है, तो फिर इसके बाद देखेंगे या सेलिब्रेशन करेंगे। तो अब आप जो है, जो कि ये आपके सामने रिज़ल्ट सामने आया है कल रात मेरे ख्याल से 12 बजे के टाइम। जी 12 बजे का। 12 बजे के टाइम, तो उसके बाद आपने इसको सेलिब्रेट किया या अभी आप कोशिश कर रहे हैं सेलिब्रेट करने की? सेलिब्रेट मैंने किया था कल, इनफैक्ट कल रात ही, क्योंकि फ्राइडे नाइट थी, तो ये था कि काफ़ी सारे रिश्तेदार आए हुए थे, तो मिलके सेलिब्रेट किया। फिर ताती के घर गए वहाँ भी, तो ये सारे रिश्तेदारों के साथ सेलिब्रेट कर लिया मैंने।
उसके बाद एक बड़ी सेलिब्रेशन पेरेंट्स कह रहे हैं वो है ड्यू, वो बाद में होगी इंशाल्लाह ज़रूर होगी। डॉक्टर बनने का जो एक मकसद होता है कि भाई MBBS करूँगा, मेडिसिन में डॉक्टर बनूंगा, तो डॉक्टर बनने के बाद मैंने ये काम करना है। अक्सर बच्चों से पूछें तो उनकी राय थोड़ी सी वॉलेटाइल होती है, जिसको मैं फिर थोड़ा पॉलिश करता हूँ, पूछता रहता हूँ, बताता रहता हूँ कि भाई डॉक्टर बनने का मकसद असल क्या होता है। तो आपने अभी तक कहाँ तक पहुँचे कि डॉक्टर में क्यों बनना चाह रहा हूँ? सर डॉक्टर का ये रीज़न है क्योंकि डॉक्टर लोगों से मतलब बड़ा करीब होता है। मतलब आप जो भी आपके पास हॉस्पिटल में आता है वो हर बंदा ही परेशान होता है, तो अगर आप उसकी कोई भी मदद कर दें तो आप दुआएं वगैरह आपको मिलती रहती हैं, तो इस वजह से आखिरत में भी बड़ा फ़ायदा होता है डॉक्टर्स के लिए, तो अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं। सही। ये जो स्कोर आपका 174 आउट ऑफ 180 है, जब आप पेपर देकर आए थे, MD कैट का पेपर हुआ 26 अक्टूबर को, यस। ठीक है, तो उस दिन आपको क्या अंदाजा था कि कितना स्कोर आ जाएगा? सर मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था अराउंड के 160 अब आएगा, इतना तो मुझे था क्योंकि अच्छा पेपर हुआ था काफ़ी, लेकिन 170 प्लस मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने रीचेक नहीं किया था। मुझे लगता था कि जो मैंने कैलकुलेशंस की हैं, क्योंकि वो बस लिख के नहीं की थी, तो मैं 160 टू 170 के बीच में ही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतना आ जाएगा इंशाल्लाह। और इस पूरे जर्नी में जो कि MCAT की होती है एक स्टूडेंट के लिए, अभी भी आज सुबह मेरी एक बात हुई है, करंट स्टूडेंट है वो 2026 के लिए MCAT की तैयारी कर रहा है, तो मेरे पास आया सिर्फ इसलिए था, सिर्फ एक ही जुमला बोलने के लिए, सर मैं एग्जॉस्ट हो गया। तो इस जर्नी में आपके पास ऐसा कोई पॉइंट आया था, ऐसा कोई लम्हा आया था जब आपने सोचा बस हो गई? जो MCAT से पहले वाला मंथ है, लास्ट मंथ या लास्ट जो वीक्स हैं, मतलब उस वक्त ये हो गया था कि अब बस हो गया है, क्योंकि अब फिर लगता था कि अब पढ़ने के लिए भी कुछ नहीं बचा और अब बस तैयारी हो गई है और कि एक ब्रेक ले लेना चाहिए, लेकिन बस यही अब था कि बस इसको आखिरी कुछ दिन रह गए, मज़ीद थोड़ा सा कंटिन्यू करें, मेहनत कर लें। तो फिर वो 1 महीना उन्होंने बढ़ा भी दिया था। हाँ, फिर वो बढ़ा भी दिया था, वो भी तकलीफ नहीं हुआ। तो उसकी वजह से स्केजुअल भी काफ़ी ख़राब हुआ था क्योंकि मैंने पूरा महीने का स्केजुअल बनाया, फिर उन्होंने 1 महीना मज़ीद एक्सटेंड कर दिया। तो आपकी तैयारी कब कंप्लीट हो गई? मेरी तैयारी अराउंड एट द एंड ऑफ अगस्त हो गई थी, कंप्लीट हो गई, प्रैक्टिस भी हो गई और आपने अपने जो काम करना था पढ़ने का, रीडिंग वगैरह का, वो सारा कुछ आपने कर लिया जी। आपने तैयारी शुरू कब की थी? जो आपकी तैयारी जो है वो अगस्त के एंड में कंप्लीट हो गई? MCAT मैंने शुरू किया था लास्ट ईयर नवंबर में, आई गेस, जब मैंने IBA ग्रेड ज्वाइन किया था तभी से शुरू किया था और रेगुलरली उसको टाइम दिया था, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ था कि बहुत सारी मतलब मुझे बहुत कुछ नहीं आता। ये ज्वाइन करने से पहले लगता था कि आसान होगा, हो जाएगा, लेकिन ज्वाइन करने के बाद अंदाज़ा हुआ था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं आती, जिनमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इसको मेहनत करनी पड़ेगी। तो तब से ही शुक्र है अल्लाह का कि रेगुलरली उसको भी टाइम दिया। नवंबर से स्टार्ट किया आपने? जी, लास्ट ईयर। यानी जिस तरह अभी ये नवंबर स्टार्ट हो रहा है तो ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया। 1 ईयर, 1 साल। और 1 साल में आपको मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आप दोबारा आपको देता हूँ 1 साल, तो आप जो है वो मज़ीद कुछ करने की, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश समझते हैं इसके अंदर, या फिर आप कहते नहीं यार मैक्सिमम हो गया मेरा, बस मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता? मैं तो यही कह सकता हूँ कि मैंने अपना 100% दे दिया था, इससे ज़्यादा मज़ीद मैं बेहतर नहीं कर सकता। मतलब 1 साल में एक अच्छी तैयारी हो सकती है? जी, बेहतरीन हो सकती है। और जो ये समझता है कि CI के बाद या इंटर के एग्ज़ाम्स के बाद हम इस कोर्स को कर लें, तो क्या वो भी कर सकते हैं? नहीं, मुझे तो नहीं लगता पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अपने CI से पहले अपना सारा कोर्स कंटेंट कर लिया था 100%, और अपनी जो चैप्टर की MCQs वगैरह वो सब भी हो गए थे, तो मेरी अच्छी खासी प्रिपरेशन मेरे CI से पहले हो गई थी। तो उसके बाद का जो टाइम है वो सब मैंने अपने क्वेश्चंस वगैरह करके उसको सिर्फ तैयारी को पॉलिश किया है। तो अगर आप इसी प्रिपरेशन को CIs के बाद स्टार्ट करें तो मुझे नहीं लगता आप सिर्फ मतलब कोर्स कंटेंट ही कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको नहीं आती होंगी, तो इतना टाइम नहीं मिल सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और ये जो A-levels के एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका बैकग्राउंड A-levels से है, तो उसमें मॉक एग्ज़ाम भी होते हैं, उसमें मिड टर्म्स भी होते हैं, फिर उसमें आपकी MCAT की क्लासेस भी हैं, तो इन दोनों चीज़ों को आपने पैरेलल मैनेज कैसे किया? ये उस बच्चे का भी सवाल था कि सर मैं एग्जॉस्ट हो गया हूँ, मुझे बताइए पैरेलल कैसे चलेगा? अब जैसे अगर
बहुत पुरानी पहले की बात करें, जैसे जब मैंने नवंबर में ज्वाइन किया था तो सैटरडे संडे हमारी एमकैट की क्लास हुआ करती थी, तो सैटरडे संडे मैंने डेडिकेट किया हुआ था एमडी कैट को। उस दिन मैं फिर ए लेवल्स नहीं देखता था। बाकी 5 दिन जो वीकडेज़ हैं उसमें मैं फिर अपना ए लेवल्स की तैयारी करता था, और ए लेवल्स का कोर्स मैंने बाय दिसंबर उसको कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद मुझे मेरी रह गई थी सिर्फ प्रैक्टिस। तो पास पेपर प्रैक्टिस पे मेरे पास इतना टाइम होता था दिन में, वीकडेज़ में 1-2 घंटे, जो कि मैं एमकैट को देता था टिल जब के तक के CIs ना हुए। तो अच्छी खासी मेरी प्रिपरेशन उसके बीच में ही हो गई थी। और अगर हम एक ऐसे स्टूडेंट्स को ले लें जिसके एएस के ग्रेड्स भी अच्छे नहीं हैं, या जिसका फर्स्ट ईयर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, मतलब सही है 80% इक्वलेंस बन रहा है उसका मार्क्स, लेकिन वो चाहता भी है कि MBBS करना है। अब उसके जहन में ये बात है कि सर मैं पहले अपना जो A2 है ना उस पर फोकस हो जाऊं और मैं अपने तमाम ग्रेड्स स्ट्रेट एस कर लूँ और इस इक्वलेंसी को मैं बढ़ा लूँ, इस परसेंटेज को बढ़ा दूँ, या फिर मैं MD कैट के साथ इसको करूँ। तो दोनों जगह ना फंसा हुआ है, कंफ्यूज है। ऐसे स्टूडेंट क्या करना चाहिए? आपको दोनों चीज़ें साथ ही लेके चलनी पड़ेंगी, क्योंकि आपके ए लेवल से ग्रेड मैटर करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करते कि आप उसको एमकैट के ऊपर प्रेफरेंस दें। क्योंकि जैसे मैं ए लेवल्स के मेरे ग्रेड्स हैं, तो उसने मेरे ओ लेवल्स की इक्वलेंसी पे उसको सिर्फ अराउंड मैं कहता हूँ 1 से 2% उस पर फ़र्क पड़ा है, ऊपर नीचे होगा आपके ए लेवल से ग्रेड से। लेकिन आपका जो एमकैट है वो तो पूरा 50% है, मतलब आपके 4 साल की जो मैट्रिक इंटर की मेहनत वो 50%, एमकैट 50%। तो इसको तो आपको पहले ही करना पड़ेगा, आप इसको बात के लिए तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें तो आप रिस्क नहीं ले सकते ना। ये ख़राब हुआ तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, पेपर का जो फीडबैक बच्चों की तरफ से मिल रहा था, तो पहले दिन भी हमने थोड़ा सा एक यूट्यूब पर सेशन किया था, तो उसके अंदर जो फीडबैक आ रहा था वो ये था कि भाई केमिस्ट्री और फिजिक्स मुश्किल था और बायो आसान था। आपकी नज़र में भी ऐसी था क्या? बायो बहुत आसान था। मैं कहूँगा कि केमिस्ट्री रिलेटिवली मुश्किल था थोड़ा सा, उसमें भी शायद अराउंड 4-5 सवाल होंगे जो मुश्किल थे। ज़्यादा मुश्किल तो पेपर वैसे मुझे तो आसान ही लगा। फिज़िक्स आपको तो लगेगा ना सर आपके 174 आ गए। बाकी फ़िज़िक्स भी आसान ही थी, उसमें इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन बेस्ड सवाल नहीं थे, तो मैं तो कहूँगा पेपर बहुत आसान ही था। और जब आप तैयारी कर रहे थे तो उस वक्त आपको क्या चीज़ मुश्किल लगती थी कि यार ये चीज़ जो है ना नहीं आनी चाहिए पेपर में? जो जैसे रटे रटाए सवाल होते हैं, जैसे ग्राफिकल वो कुछ वैल्यूज़ पूछ लेता है या ग्राफ से कुछ भी फैक्ट्स पूछ ले, तो ये चीज़ें मैं कहता था कि भाई ऐसा कुछ ना है, क्योंकि ए लेवल्स के बैकग्राउंड से हैं तो हमें इतना ज़्यादा आदत भी नहीं होती कि पूरी किताब रटने की। तो ये हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग होता था कि एक एक चीज़ बैठ के रटना। तो ये था कि भाई कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आ जाएँ, बिल्कुल रटी रटाई ना आए, जो कि अल्लाह का शुक्र है उसमें इतना ज़्यादा रटे रटाई वाला आया भी नहीं था पेपर में। अच्छा, अक्सर ए लेवल वाले स्टूडेंट्स का सवाल ये आता है कि सर हम अगर एमकैट करेंगे तो हमारे लिए तो एमकैट बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि हमने सुना है वहाँ पर मुख्तलिफ पढ़ाया जाता है, बिल्कुल कंटेंट अलग है, अलग से तैयारी करनी होगी। इस बात में कितनी सच्चाई आपको महसूस हुई कि भाई बिल्कुल कर ही नहीं सकते? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। मुश्किल है आपके लिए, अगर आप इंटर वालों से कंपेयर करें तो आपके लिए मुश्किल है, लेकिन उसमें आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है कि आप जो जिस तरह के सवाल एमडी कैट में आते हैं ना, तो आपको उसमें फ़ायदा होता है कि आप बहुत क्विक कर लेते हैं, बगैर फार्मूलाज के, बगैर कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशंस के आप सवाल कर लेते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है उस तरह के, हमारे अपने उसमें भी इसी टाइप के सवाल आते हैं, तो ये फ़ायदा होता है। लेकिन प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, इतना टाइम हमें मिलता है कि अगर हम टाइमली प्रिपरेशन शुरू करें तो आराम से प्रिपरेशन हो सकती है। और जो बुक की रीडिंग्स है, जो सिंध बोर्ड की रीडिंग करनी होती है, फेडरल बोर्ड की रीडिंग करनी होती है, वो उसको किस तरह से आपने टेकल किया? मैंने अपना प्राइमरी फोकस तो सिंध पे ही रखा था, कि मैंने उसको मतलब टाइम टू टाइम मैं उसको पढ़ता रहता था, जैसे कि अराउंड हर महीने 2 महीने बाद, मतलब मैं अपने एमकैट की जर्नी में मैंने अपनी सिंध बोर्ड को अराउंड 5 से 6 बार तो पढ़ा है। तो उससे ये था कि मैं बैठ के एक एक चीज़ को रट्टा नहीं लगाया, लेकिन 95% चीज़ें मुझे वैसे याद हो गई थी 6 बार पढ़ के किताब। और फेडरल भी मैंने पढ़ी थी, फेडरल पढ़ी, पंजाब पढ़ी, उसको एक एक रीड दिया ताकि कोई ऐसी बात आ जाए तो, क्योंकि अब इसमें फ़ायदा ये था कि मेरे पास इतना टाइम था चीज़ों को पढ़ने का, लेकिन अगर वही मैं अपने CIs के बाद शुरू करूँ तो मेरे पास तो सिंध पढ़ने का भी टाइम नहीं है ना। अच्छा, आपने 2-3 दफ़ा ना मुझे ये बताया कि आपका जो शेड्यूल था उसमें आप किस तरह से चीज़ों को साथ लेके चलते थे, लेकिन मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही कि अगर एक बच्चा जो है जो ए लेवल्स भी कर रहा है या इंटर भी कर रहा है, ये दोनों आपके मुताबिक क्या शेड्यूल बनाए कि ये दोनों बहुत अच्छा कर लें, जैसे आपके दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो गई, उनकी भी दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए?
वो शेड्यूल बताएं। तो इसमें ये कि जैसे अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तो उसमें जैसे हमारा कॉलेज होता था सुबह 8 से शाम 4 बजे तक, तो इसके बीच में क्लासेस के बीच में इतना गैप होता था हमारे पास 3 से 4 घंटे का। तो इसके अंदर आप अपने ए लेवल्स की पढ़ाई करें, जो भी आपके पास 3 से 4 घंटे का गैप है उसमें अपने ए लेवल्स की चीज़ों को कवर करें, बाकी क्लासेस लें। 4 बजे जब आप घर आएँ तो फिर शाम का जो भी टाइम है शाम से रात वो फिर आप अपने एमकैट को दें और अपने वीकेंड्स एमकैट को दें, क्योंकि ए लेवल इतना मैटर नहीं करता जितना कि एमकैट करता है। ये आपने बहुत अच्छी बात की। आज सुबह ही मेरी एक स्टूडेंट से जो बात हो रही थी ना, उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी कि सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन 8 घंटे उसके कॉलेज में लगते हैं। और जब मैंने उससे पूछा कि 8 घंटे में आप पढ़ते कितने टाइम में, तो उसने कहा 3 घंटे। मैंने कहा 5 घंटे क्या करते हैं? तो वो जो 5 घंटे हैं, जैसा आपने कहा ना कि उसको अगर आपने यूटिलाइज कर लिया तो फिर पैरेलल चलने में मुश्किल नहीं होगी जी। अक्सर स्टूडेंट्स इस बात को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि कॉलेज में हमें बहुत टाइम मिल जाता है, हम उसको यूटिलाइज कर लें। ऐसे ही। तो ये एक अच्छा आपने ऑप्शन बता दिया कि पैरेलल चलने में किस तरह आसानी है। अच्छा फुजैल, अभी तक जो आपका सफ़र है, जहाँ आपने ये भी कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह आपका एमकैट भी अच्छा स्कोर आ गया है, आज तक आपको किस पर्सनालिटी ने इंस्पायर किया है? आपकी इंस्पिरेशन कौन था? टीचर था, पेरेंट्स थे, कोई सीनियर दोस्त था, कोई सीनियर कज़न था, कौन था? मेरे अपने कज़न्स हैं सीनियर, वो मेरी फैमिली में और हैं डॉक्टर्स, तो वो ही मेरी इंस्पिरेशन थे, क्योंकि वो काफ़ी वो उन्होंने सिंध बोर्ड से ही दिया था, तो मुझे लगता था कि मेरा काफ़ी बेहतर स्कूल है, मुझे ऐसा लगता था। मेरे पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं तो मुझे तो यकीनन करनी चाहिए, तो वो मेरे लिए वो इंस्पिरेशन थे। बाकी मेरे पेरेंट्स मुझे मोटिवेटेड रखते थे कि आप मेहनत करो, ये आपके हाथ में है, लेकिन रिज़ल्ट का कोई फ़िक्र नहीं करनी, तो उनकी तरफ से मुझे कोई प्रेशर नहीं था, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था मेरे लिए। पेरेंट्स ने कभी भी आपको नहीं कहा कि भाई डॉक्टर बनना ही है तुमने? नहीं, पेरेंट्स ने कभी कोई प्रेशर नहीं दिया कि आपने डॉक्टर ही बनना है, या उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई रिज़ल्ट अच्छा ही आना चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा भाई रिज़ल्ट आपके हाथ में नहीं है, आप बस प्रिपरेशन करो, जो नहीं होगा तो आगे देखेंगे क्या होगा। वेरी गुड। अच्छा, अब मैं आपकी थोड़ी सी ना जो रूटीन थी उसमें, एक स्टूडेंट है जो बुक रीडिंग भी करता है, जो पास पेपर भी प्रैक्टिस करता है, जो अदर मटेरियल भी प्रैक्टिस करता है, जो क्लास लेक्चर्स भी बनाता है, नोट्स भी बनाता है। आपने भी यकीनन सब चीज़ों से गुजरे होंगे। सबसे ज़्यादा हेल्प किसने की इन तमाम चीज़ों में और किस तरह की? सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मैं कहूँगा कि जो आपकी MCQs प्रैक्टिस होती है चैप्टर वाइज, वो आपको बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि उससे आपको जो चीज़ें आपको आती हैं वो तो और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। जो चीज़ें आपको नहीं क्लियर होती हैं, आप बुक रीडिंग की, आपने नोट्स लिए, लेक्चर्स लिए, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आप फर्स्ट टाइम में आपके दिमाग में नहीं आएंगी, लेकिन जब आप उसके क्वेश्चंस करेंगे, तो जब आप क्वेश्चन गलत करते हैं उसका सलूशन देखते हैं, तो वो आपके दिमाग में बैठ जाती है कि यार ये बात मैंने कहाँ गलत की थी, किस वजह से गलत की थी। तो वो बहुत हेल्पफुल था चैप्टर वाइज जो मैं उसके क्वेश्चंस करता था। अच्छा, एक सवाल जो अक्सर बच्चों के जहन पे होता है, लेकिन वो किसी से मालूम भी नहीं कर पाते और उसका सोल्यूशन भी उनको नहीं मिलता। जब मालूम नहीं करते सोल्यूशन भी नहीं मिलता। वो ये कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ों में फंस रहे होते हैं, लेकिन वो निकले कैसे उनको नहीं। तो इसमें सबसे अहम किरदार है सोशल मीडिया का, हमारे मोबाइल फ़ोन का। तो आपने इसको किस तरह से मैनेज किया और अपना टाइम जो है वो स्टडी को दिया बनिस्बत इसके कि सोशल मीडिया की न्यूज़ पे लगे रहे? सोशल मीडिया तो एक बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शन है, क्योंकि उसमें आपको टाइम का तो अंदाज़ा ही नहीं होता। तो इसको मैंने ऐसे हैंडल किया था कि वैसे सबके फ़ोन्स में ऑप्शन होता ही है कि आप ऐप टाइमर लगा सकते हैं। तो मैंने उसका जब से मेरा अराउंड 1 साल हो गया, जब से मैंने MCAT की प्रिपरेशन शुरू की है, तो उसमें हमेशा से मैंने टाइमर लगाया 15 मिनट्स का। तो अराउंड दिन में 30 मिनट्स होते थे मेरे पास सोशल मीडिया के। तो वो इतना होता था कि ठीक है, आप बिल्कुल ही 1 साल तक ऐसा भी नहीं कट गए, और ना इतना था कि 30 मिनट्स दिन में आप निकाल सकते हैं अपने इतना। तो वेरी गुड। तो बाकी टाइम पर आप अपनी स्टडीज़ को दे सकते हैं आराम ज़बरदस्त। से, लेकिन इसको आपको बंद तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया से हटे नहीं तो फिर आप स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें टाइम का कोई अंदाज़ा ही नहीं होता। MD-CAT के जब नज़दीक आते हैं, मतलब करीब आते हैं, जैसे CIE के बाद अब MD-CAT 2 महीने में होना है, उस वक्त कौन सी स्ट्रैटेजी है जो कि ज़्यादा काम आती है? कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग या इंटेलिजेंस? सबसे इम्पॉर्टेंट तो उस वक्त फिर आपका ये होता है आप कंसिस्टेंट रहें, क्योंकि उस वक्त आप एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं, स्ट्रेस होता है, तो इस चीज़ में आपको पैनिक नहीं करना। जो आपकी रूटीन एक चल रही है पढ़ाई की, CIE से पहले की, थ्रू आउट द ईयर ही चलती है, तो उसी रूटीन को आप वैसे ही लेके चलें।
पैनिक नहीं करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अक्सर बच्चे मैंने यही देखा जैसे जैसे MCAT करीब आ रहा होता है उनके लगता है पॉपुलर होता है कि कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे नहीं होता। बस जैसा आप चल रहे हैं वैसे ही अपने एक स्केजुअल बनाएं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप अपना स्केजुअल बनाएं और उसको फॉलो करें, उस हिसाब से चलें। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके ग्रैंड टेस्ट यहाँ हुए थे तकरीबन 10 ग्रैंड टेस्ट, उसमें अगर पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें कहीं पर भी आप गिर रहे हैं तो आपको अगले ग्रैंड टेस्ट छोड़ देने चाहिए, नहीं कंटिन्यू करने। कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट है, ये हमें अक्सर सक्सेसफुल स्टूडेंट जो है ये बता रहता है। कोई ऐसा लम्हा या ऐसी एडवाइस जो किसी ने आपको दी और आपको याद रह गई हो कि यार ये वाली चीज़ जो है ना मुझे याद रह गई और इस पर मैंने अमल किया। मुझे एक आपकी ही बात याद है, आपने क्लास में कहा था कि आप अगर आपको एडमिशन लेना है आप सिर्फ दिन में मिनिमम 12 घंटे पढ़ाई कर लो, एडमिशन आप गारंटी देंगे। तो ये बहुत यूज़फुल है, मैंने इसको इंश्योर किया है कि मैं रोज़ मैंने 12 घंटे अपनी स्टडीज़ को दिए हैं। तो माशाल्लाह से अच्छा बात करती इस पे तो बच्चे एग्री नहीं करते, वो तो कहते हैं 12 घंटे कैसे पढ़ेंगे हम टाइम निकालना पड़ता है, आप इतना दिन का स्केड्यूल करें, उसको सेट करें। असल में इस चीज़ की एक कॉस्ट है ना, ये जो MCAT का अच्छा स्कोर आना है ये इसकी कॉस्ट है, ये आपको पे करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे आपको इतना टाइम देना है, आपका काम हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। चलो माशाल्लाह भाई, मुझे नहीं पता था कि लास्ट ईयर मैंने एक बच्चे को एक डायरी बनाने गई थी। अक्सर कहता हूँ सिर्फ ये करने के लिए कि आज का काम हो गया, यस, नहीं हुआ, नो, ये लिख दिया। वो बच्चा जो है ना अभी भी डाव में, वो DHS में, जब उसका एडमिशन हो गया था वो डायरी लेकर आया था। वो कह रहा था सर ये डायरी जो है ना ये मैंने देखे बनाई थी, मैं सिर्फ इसलिए लाया हूँ कि मैंने आपकी बात सुनी थी और मैंने ये काम किया था कि ये जो है ना ये मैं करता रहा और मुझे यकीन था कि मैंने 80% काम किया है तो मैं इंशाल्लाह 80% मार्क्स ले आऊँगा। तो ये एनालिसिस होती है कि यार आप ये तो देखें ना कि आप काम कर रहे हैं और फिर आपको सुकून भी मिल जाएगा। अगर आपको अपने जूनियर्स के लिए कोई जूनियर आता है आपसे पूछता है कि सर मुझे, आप सर तो नहीं कहेगा, वो आपको फुजैल भाई बोलेगा, फुजैल भाई आप मुझे जो है ना वो बताए कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं भी जो है ना 174 स्कोर ले आऊँ, क्या बताएंगे आप? मैं उसको यही कहूँगा कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आप स्टार्ट अर्ली, आप 1 साल अपने पास रखो अपनी प्रिपरेशन के लिए और अपना एक दिन का स्केड्यूल बनाओ कि जिसमें आपकी स्लीप रूटीन्स ठीक हो। आप 6 आवर्स मेरा ख्याल है बहुत है, तो अपने सोने का और उठने के टाइम को फिक्स करें, बाकी अपने टाइम को मैनेज करें। तो आपके पास दिन में इतना टाइम होता है स्टडीज़ का, और एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जा रहे हैं तो आप इस पे गौर करें कि मैंने आज जो पढ़ा है वो मतलब कल की बनिस्बत बेहतर था या नहीं था। तो अपने उस पर दिन पे गौर करें, कंपेयर करते हैं कि पिछले दिन से ज़्यादा ही आपने आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है। अच्छा, आपकी इस जर्नी में आप एक स्कूल का रोल होता है, फिर उसके बाद एक इंस्टीट्यूट का रोल होता है जो कि MCAT की तैयारी करा रहे होते हैं। तो IB ग्रेड्स को आपने किस तरह का पाया? IB ग्रेड्स ने आपको किस तरह हेल्प की, कहाँ हेल्प की, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें। मेरे लिए तो IB ग्रेड्स बहुत सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि मेरी तो सारी की सारी प्रिपरेशन यहीं से हुई है। बिकॉज मैं इसको ज्वाइन करने से पहले तो मेरी कोई प्रिपरेशन थी नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या अपना उस कॉलेजेस में ये कोर्स तो पढ़े नहीं थे। तो मेरी जितनी भी प्रिपरेशन है वो IB ग्रेड्स की तरफ से थी। क्या करते थे ये लोग? मतलब सैटरडे संडे क्लास लेते थे बस, दैट्स इट? नहीं, क्लासेस होती थी, उसके अलावा जो छाजाओ ऐप है वो बहुत हेल्पफुल रहा है ओवरऑल, क्योंकि उस पर जो MCQs की प्रैक्टिस है वो बहुत एक तो कन्वीनियंट है, फिर सॉल्यूशंस वगैरह, तो वो बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और इसके अलावा चैलेंज छाजो ऐप भी आपको हो गई, क्लासेस भी आपकी हो गई, इसके अलावा जो वक्त टेस्ट होते रहते थे हमारे ऑन कैंपस, हमारे टेस्ट होते थे चैप्टर वाइज, और मॉक टेस्ट थे जो लास्ट GTs थे, उनसे भी काफ़ी हेल्पफुल हुई, क्योंकि उससे एक माहौल का भी अंदाज़ा हो गया कि आपको 3 घंटे उस MCAT की सिचुएशन में बैठा रहना। वो आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 20-25 इतने स्टूडेंट आपकी क्लास में थे, तो आपको टीचर का फोकस मिल जाता था, टीचर से बात हो जाती थी? बिल्कुल है। कभी ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये जो टीचर थी ये गायब हो जाते हैं यार, नहीं, ये तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा है? अच्छा, एक सवाल बहुत ज़्यादा सुनने में आता है स्टूडेंट्स का, अक्सर जब वो कामयाब हो जाते हैं तो इसलिए मैं आपसे भी कर रहा हूँ कि भाई इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता, सेल्फ स्टडी सब कुछ होती है।
आप जो पढ़ेंगे उसी का रिजल्ट आएगा, बाकी इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उसने तो सिर्फ वही रिवीजन करा देना होता है। तो आपको क्या महसूस हुआ? नहीं, इसमें मैं तो ये कहूँगा कि एमकेट में आपका इंस्टीट्यूट का बड़ा रोल होता है, क्योंकि एक तो आपको यही नहीं पता होता कि भाई मुझे शुरू कहाँ से करना है। तो एक तो जब मैंने जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो मुझे पता चला भाई कि यहाँ से शुरू करना है, इस तरीके से पढ़ना है। तो इसमें बड़ा रोल रहा है। उसके अलावा जो टेस्ट वगैरह होते रहते हैं उनसे आपको एक चेक रहता है कि हाँ यार मेरी तैयारी साथ साथ चल रही है, क्योंकि अगर आप सिर्फ सेल्फ स्टडी करें तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई आपको असेस नहीं कराना। तो एक असेसमेंट भी बड़ी ज़रूरी होती है कि मुझे कितना आता है क्या नहीं आता, तो उसमें इंस्टीट्यूट का बड़ा रोल होता है। अच्छा, आपका कोर्स जो है वो नवंबर से स्टार्ट हुआ था, और जो क्लासेस थी जिसमें पढ़ाया जा रहा था वो कब कंप्लीट हुआ? आई गेस रमज़ान से पहले शायद हमारा पहला बैच उसका सिलेबस कंप्लीट हो गया था, और मीन्स मार्च में कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर दोबारा रिवीजन शुरू हुआ था जब हम CIs के बाद आए थे। रिवीजन हुआ है, देन हमारे ग्रैंड टेस्ट आ गए। इसके बीच में हमारे वो टेस्ट वगैरह चलते ही रहते थे जो IB ग्रेड्स पे होते थे, चैप्टर वाइज टेस्ट थे और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, उसके बीच में थे। मॉक टेस्ट थे, चैप्टर वाइज टेस्ट थे, और फिर ग्रेड टेस्ट के लिए आपको कितना टाइम मिला? ग्रैंड टेस्ट के लिए खाली 1-1.5 महीने का ड्यूरेशन था जब हमारे ग्रैंड टेस्ट होते थे वीकली। ठीक है। और इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत थी कि एमकेट अगर मुझे अच्छा देना है तो भाई ये सारी चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज़ तो एमकेट नहीं हो सकता। बिल्कुल ज़रूरत थी। इन सब से ही बहुत अच्छी तैयारी हुई है। वरना में सेल्फ स्टडी थी, आपको करनी थोड़ी बहुत तो पड़ती ही है, लेकिन साथ साथ इन चीज़ों का भी रोल है। आप किसी एक पे डिपेंड नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी करूँ या सिर्फ मैं सेंटर चला जाऊँ। दोनों चीज़ों को ही आपको लेकर चलना पड़ेगा। अच्छा, इसमें ना मैं इसको इस तरह से कैटेगराइज करता हूँ, बताइएगा ये सही है कि गलत है, क्योंकि अब आपने एमकेट में सक्सेस हासिल कर ली है तो अब आप कमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर कि सेल्फ स्टडी का मतलब है कि आपने प्रिपरेशन की है, और एकेडमी ज्वाइन या इंस्ट्रक्टर की गाइडलाइंस का मतलब है कि आपने कोर्स किया है उस तरीके से जिसकी उसकी डिमांड थी। फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, उस तरीके से पढ़ना जैसा कि एमकेट में आना है। ये कोर्स है, ये एक इंस्टीट्यूट ही कराएगा, और जो आपकी लर्निंग है, प्रैक्टिस है, टेस्ट देना है, असेसमेंट है, ये सब आपकी क्या है, ये सेल्फ स्टडी है। तो ऐसे ही है। मैं तो एग्री करूँगा इस पर। तो मतलब इसमें मैं गलत तो नहीं हूँ ना कि भाई जो चीज़ें जिसकी हैं वो उससे वो चीज़ वैसी उस पार्ट में कर ली जाए तो फिर सक्सेस आपका मुकद्दर है, ऐसे ही ना? तो माशाल्लाह मैं भी ऐसे ही अभी तक मैं इसी में बाकी लोगों से एक्सपीरियंस लेते रहता हूँ, बच्चों से, कि भाई ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं गलत गाइड कर रहा हूँ, तो डायरेक्शन ही सही है ना कि भाई एक्सपर्ट से आप इंस्ट्रक्शंस लेकर, गाइडलाइंस लेकर उस सब्जेक्ट्स को पढ़ लें और फिर उसकी तैयारी कर लें। तैयारी आप नहीं करनी है, पेपर एमडीकेट का आप नहीं देना है, अच्छा स्कोर आप नहीं लेना है, और एडमिशन भी आप नहीं लेना है, ठीक है? अच्छा, फ्यूचर का प्लान अपना बता दें कि MBBS तो आपका इंशाल्लाह होना ही है। अब मज़ीद आपने अपना करियर गोल अभी तक क्या सोचा है वो बता दें, आगे चेंज होता रहता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अभी तक आपने क्या डिसाइड किया हुआ है? अभी तक तो मेरा MBBS के बाद सर्जरी का माइंड है। सर्जरी में न्यूरो सर्जरी या कार्डियक सर्जन, और वो भी बाहर से ही परस्यू करने का है, USMLE या प्लैब देके। तो फिलहाल तो यही प्लान था। इंशाल्लाह 5 साल के बाद क्या हालात होते हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अच्छा होगा, इंशाल्लाह अच्छा होगा, अल्लाह से दुआ है। हमारे साथ मौजूद थे फुज़ैल अशरफ, जिन्होंने इस साल सिंध में कंप्लीट जो सिंध MDCAT है इसके अंदर 2nd पोजीशन और 174 आउट ऑफ 180 स्कोर किया, और इनको यहाँ बुलाने का, इनसे रिक्वेस्ट करने का मकसद यही था कि अब जो 2026 के लिए जूनियर्स आ रहे हैं वो भी इसी ट्रैक पर चलें और कोशिश करें कि जिस तरह फुज़ैल ने और दूसरे लोगों ने कामयाबी हासिल की है उनके मैसेज को सुने, उनको समझें और उनसे इस हद तक गाइडलाइंस लें कि जिसमें वो पॉजिटिव आपको कंस्ट्रक्टिव सोच दे रहे हैं और आपको ये बता रहे हैं कि भाई देखें, आपने अगर पढ़ने के लिए टाइम निकाल लिया तो फिर कामयाबी मिल जाएगी। आप डीमोटिवेट ना हो, आप ये ना सोचें ये बहुत मुश्किल होता है डाउ में एडमिशन लेना, तो हमारा ख्वाब पूरा ही नहीं होगा। ये हमारा तो ए लेवल्स या इंटर जो है वो ही सब कुछ है, और इसके साथ हम MCAT नहीं चला सकते, बहुत मुश्किल होता है, हम ये नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो
फ़ुज़ैल के ज़रिए और मज़ीद स्टूडेंट्स के ज़रिए हम आपको समझाते रहते हैं। तो ये आज की जो पॉडकास्ट था उसमें फ़ुज़ैल माशाल्लाह आपको बहुत मुबारक हो, मेरी तरफ से पेरेंट्स को भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाब करे, अल्लाह ताला आपको और खुशियाँ दिखाएँ, जितने खुश अभी आप लग रहे हैं इससे मज़ीद ज़्यादा खुश हों। आमीन। ठीक है, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।